होने वाला है बच्चों एग्रोनॉमी का, है ना। तो यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं? आवाज बढ़िया से आ रही है तो यस नो लिख दीजिए, ठीक है। एक क्लास आपकी डेली शाम को 8 बजे रहती है। एक्चुअल में 2 दिन से मुझे हो गई थी सर्दी, तो कल तो मैं बिल्कुल उठ ही नहीं पाया, है ना। तो आप लोगों की पीपीटी भी पेंडिंग थी तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब डेली रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। मैं अपने आप को संभाल लिया है आज मैंने, है ना। तो आज का सेशन होने वाला है एग्रोनॉमी क्लास 3rd। आप कर रहे हैं यूपीएजीटीए की तैयारी, कैन सुपरवाइजर की तैयारी, या एमपीआरएओ या एसएडीओ की तैयारी, या एमपीएडीए या यूपीपीएससी की तैयारी, तो डेली शाम को 8 बजे आ जाइए विजन एग्री एकेडमी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जो कि ऑफिशियल चैनल है हमारा विजन एग्री एकेडमी का। और यदि चाह रहे हो कि सर मुझे थ्योरेटिकल भी पढ़ना है, मुझे और क्लासेस चाहिए, तो आ जाइए हमारे पेड बैचेस में विजन एग्री एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। सेशन को शुरू करने से पहले बता दें बच्चों कि हमारा जो नया वाला ऐप है वो आ चुका है। पुराने ऐप में थोड़ी सी कमियां थी, इसलिए हमने सुधरवाया है। तो नया ऐप हमारा आ चुका है जो कि विजन एग्री एकेडमी के नाम से ही है। किसके नाम से बच्चों? विजन एग्री एकेडमी। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आपको जस्ट सर्च करना है विजन एग्री एकेडमी, ठीक है। जिसमें आपको एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट सीरीज सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, चाहे वो आपका एजीटीए का हो चाहे एडीए का हो, सब कुछ आपको मिल जाएंगी। बुक्स मिल जाएंगी, ई बुक मिल जाएगी, सब कुछ हमारा सिंगल ऐप पर आपको मिल जाएगा। और जो भैया कृषि प्राविधिक सहायक और गन्ना पर्यवेक्षक के लिए स्पेशल संपूर्ण कृषि विज्ञान वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 2 किताबों के रूप में आपके लिए मिलने वाली संपूर्ण कृषि विज्ञान वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1599 इसका एमआरपी है और इसका प्राइस है 1199। ये हमारे ऐप पर तो मिलेगी आपको 1199 की, लेकिन यदि आप लेने जाओगे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर तो ये आपको मिलेगी 1500 रुपए की। ये बुक्स हमारी फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर भी अवेलेबल हैं। और साथ में साथ एक बुक और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल, अमेजॉन पर ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन फ्लिपकार्ट पर अभी जस्ट अवेलेबल हो चुकी है ना। तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक भी हमारी अवेलेबल है। जैसे आपका ये वाली बुक है, ये है ना, 10,000 एमसीक्यू वाली किताब है ना, इतनी मोटी है और आपका जो है इसमें 10,000 एमसीक्यू है, इसी के साथ आपके आंसर भी मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट सीरीज, जिसमें मिलता है सभी परीक्षाओं की तैयारी का जो है, सारे एग्जाम्स की तैयारी की टेस्ट सीरीज। यदि आप इसको कंटिन्यू करते हो एग्रीकल्चर प्राइम को, तो इसमें आपको जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एएफओ हो, चाहे आपका एफसीआई हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे एनएससी हो, सभी एग्जाम की प्रिपरेशन केवल सिंगल टेस्ट सीरीज में होती है। चाहे यूपीएजीटीए हो, चाहे आपका एमपीआरएओ हो, चाहे एडीए हो, सारे एग्जाम की परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज आपको सिंगल टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी एग्रीकल्चर प्राइम में। एक कॉम्बो है सारे टेस्ट सीरीज को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है भैया, पहला प्रश्न है, फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ बासमती राइस डेवलप्ड इन इंडिया वाज। भारत में विकसित बासमती चावल की पहली किस्म थी। पूसा बासमती 1, पीआरएच 1, एमजीआर 1, सीओआरएच 1, या आपका जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों, पहली बासमती राइस की जो है किस्म कौन सी थी, फर्स्ट हाइब्रिड कौन सी थी? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही उत्तर? जल्दी से आंसर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा यहां पर सही उत्तर? ए, बी, सी या फिर डी? तो बच्चों, बासमती चावल की पहली हाइब्रिड किस्म या फर्स्ट हाइब्रिड किस्म की बात करें तो वो है बच्चों कौन सी? जल्दी से बता दे, चलो बता देते हैं, है ना। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है आपका क्या? पूसा बासमती 1।
पूसा बासमती वन पहली हाइल्डिंग वैरायटी है किसकी बच्चों? बासमती चावल की। तो यहां पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। आगे बात करें विभिन्न फर्स्ट हाइब्रिड या पहली संकर किस्मों की, तो बच्चों यहां पर फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया भारत में पहली संकर किस्में दी गई हैं और साथ में मतलब एक है आपकी फर्स्ट इन इंडिया दिया गया है कि कौन सी वैरायटी आपकी पहली रही। तो बच्चों फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी इन इंडिया जो पहली संकर किस्म भारत में विकसित की गई वो थी बच्चों बॉटल गार्ड की, लौकी की पूसा मेघदूत। कौन सी थी बच्चों? पूसा मेघदूत बॉटल गार्ड की किस्म है। ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज मक्का की। अब देखो बच्चों 1957 में अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान परियोजना शुरू हुई थी। कब हुई थी बच्चों मेरे प्यारे बच्चों? कब शुरू हुई थी? 1957 में पहली अखिल भारतीय मक्का अनुसंधान परियोजना शुरू हुई थी। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज। ठीक। 1961 में इसी प्रोग्राम के तहत कुछ आपकी गंगा 1 और गंगा 101 मक्का की संकर किस्में विकसित की गई। तो यहां पर गंगा 1 एंड गंगा 101 जो है फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है किसकी बच्चों? मक्का की, या मक्का की पहली संकर किस्म है। मेज सिंगल क्रॉस या फिर कहे फर्स्ट सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेज सिंगल क्रॉस वैरायटी कौन सी है? परास है। या फिर कहे सिंगल हाइब्रिडाइजेशन द्वारा या संकरण द्वारा जो आपकी एकल संकरण द्वारा विकसित किस्म है वो है बच्चों परास। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सोरगम आपकी ज्वार की पहली संकर किस्म कौन सी है? तो बच्चों 1964 में डेवलप की गई CSH1। CSH1 आपकी ज्वार की पहली संकर किस्म है। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मिलेट्स आपका पर्ल मिलेट है बाजरे की जो है पहली संकर किस्म 1965 में डेवलप की HB1। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कॉटन 1970 में H4 एंड बालक्ष्मी, ये दोनों सीटी पटेल द्वारा डेवलप की गई थी। किसके द्वारा बच्चों? सीटी पटेल द्वारा विकसित की गई। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेफ्लोवर कुसुम की पहली संकर किस्म जो रही वो रही DSH1। कौन सी रही बच्चों? DSH1। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड सरसों की पहली संकर किस्म NRCHB 506। कौन सी है बच्चों? NRCHB 506। फर्स्ट टोमेटो हाइब्रिड वैरायटी टमाटर की पहली संकर किस्म कर्नाटका हाइब्रिड 1 KH1 जिसे हम कहेंगे। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ टोबैको तंबाकू की पहली संकर किस्म जो रही वो रही बच्चों GTH1। ठीक है। फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बीटी कॉटन बीटी के कपास की पहली संकर किस्म रही वॉलगार्ड, या जो कि आपका CRY1AC जीन का प्रयोग करके जो है बनाई गई थी। इसे वॉलगार्ड 1 के नाम से भी जानते हैं, वॉलगार्ड 1। फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस वो है बच्चों आपकी पूसा बासमती 1। और विच वैरायटी केम फर्स्ट इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1966 जो कि ताइवान से इंट्रोड्यूस की गई थी वो थी बच्चों आपकी टाइचुंग नेटिव 1 या TN1। पहली किस्म थी जो आपकी चावल की किस्म थी जिसको आपका कहां से? ताइवान से इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन इंडिया 1961। इसे मिरेकल राइस इन इंडिया कहा जाता है, इसे जया के नाम से जाना जाता है और इसे मिरेकल राइस इन द वर्ल्ड IR8 को आपका विश्व का चमत्कारी चावल कहा जाता है और जया को आपका भारत का चमत्कारी चावल कहा जाता है। अब एक चीज और लिख लो बच्चों, EA सिद्दीकी है जो, कौन बच्चों? EA सिद्दीकी। EA सिद्दीकी जो है ये भारत में संकर धान के जनक कहे जाते हैं। संकर धान के जनक हाइब्रिड राइस इन इंडिया, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया EA सिद्दीकी। ठीक है। और आपके विश्व में युआन लोंगपिन को विश्व में संकर धान का जनक कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़िया से आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज आइडियल फॉर मोस्ट क्रॉप प्लांट? 20 to 40, 40 to 60, 60 to 70 एंड 80 to 100। अधिकांश फसल पौधों के लिए सापेक्ष आर्द्रता की कौन सी सीमा
आदर्श है? ऑप्शन ए 20 से 40%, 40 से 60 या 60 से 70 या 80 से 100। बताइए बच्चों सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? राइट आंसर कर दीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पहले आप सापेक्ष आर्द्रता समझिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए। देखिए मान के चलिए ये वाउल है या एक एटमॉस्फियर है, ठीक है, एटमॉस्फियर है, इसमें आपने इतना जो वाउल है इसमें क्या भर दिया भैया, पानी भर दिया, ठीक है, इसमें क्या भर दिया आपने, नमी भर दी भाई, मॉइस्चर भर दिया या पानी भर दिया, ठीक है, ठीक। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई जितना हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल वाटर है या उपलब्ध आर्द्रता है वो, और जितनी हमें आवश्यकता है इसको भरने के लिए, है ना, एक मतलब एक है एक समान आयतन में आपका जितनी आपकी वायु में नमी है और जितनी हमें वायु को नमी को भरने की आवश्यकता है, इसके सापेक्ष अनुपात को हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब ये कहें कि जितना हमारे पास नमी है और जितनी हमें जिसे 100% कंप्लीट करने के लिए नमी की आवश्यकता है ना, तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक। तो यहां पर सापेक्ष आर्द्रता जो फसलों के लिए आदर्श है बच्चों, वो है आपकी 40 से 60%। 40 से 60% हमारी फसलों के लिए आदर्श मानी जाती है सापेक्ष आर्द्रता, ठीक। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है, Which of the following cultivated species is used in making noodles, macaroni, vermicelli, Indian dwarf wheat, emmer wheat, durum wheat या common bread wheat? निम्नलिखित में से किस प्रजाति का उपयोग नूडल्स, मैक्रोनी, सेवई बनाने में किया जाता है? भारतीय बोना गेहूं, एमर गेहूं, ड्यूरम गेहूं या सामान्य ब्रेड गेहूं? बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, है ना। तो बताइए बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा? तो बच्चों यहां सही आंसर की बात करें तो वो हो जाता है बच्चों ऑप्शन सी, ड्यूरम व्हीट, टिटिकम ड्यूरम। इसे किस नाम से जानते हैं? टिटिकम ड्यूरम के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है यह रेसिस्टेंस होता है करनाल बंट के लिए, मतलब ये कहें करनाल बंट के प्रति क्या है, प्रतिरोधी है। इसे हम टिटिकम ड्यूरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, टिटिकम ड्यूरम, है ना, टिटिकम ड्यूरम, ठीक। इसे मैक्रोनी व्हीट भी कहते हैं, इसे मैक्रोनी व्हीट भी कहते हैं, मैक्रोनी गेहूं व्हीट भी कहा जाता है इसे। इसका क्रोमोजोम 28 होता है जो कि टेट्राफ्लॉइड होता है। कैसा होता है बच्चों? टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक, टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है। और नॉर्मल गेहूं कौन सा है आपका? इंडियन ड्वार्फ व्हीट या इंडियन ड्वार्फ व्हीट टिटिकम स्फेरोकोकम होता है, टिटिकम स्फेरोकोकम, टिटिकम स्फेरोकोकम। इमर व्हीट टिटिकम डाइकोकम, इमर व्हीट टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम। और कॉमन ब्रेड व्हीट टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम, टिटिकम एस्टिवम, ठीक। अब यहां पर कई बार आपसे क्रोमोजोम आपका नॉर्मली देखो भाई, हेक्साप्लॉइड कौन सा होता है आपका? कॉमन ब्रेड भी या हुआ, इंडियन ड्वार्फ ब्रीड होगा, ये आपके कैसे होते हैं? हेक्साप्लॉइड। इनका क्रोमोसोम कितना होता है? 42। ये कैसे होते हैं? हेक्साफ्लॉइड होते हैं, हेक्साफ्लॉइड होते हैं। इनका जो गुणसूत्र सीक्वेंस होता है कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो ये होता है AA, BB और DD। किसका बच्चों? आपका जो है टिटिकम ड्यूरम और टिटिकम स्फेरोकोकम, ये दोनों ही आपके हेक्साफ्लॉइड होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? हेक्साफ्लॉइड होते हैं नेचर में। और साथ में साथ अगर ये जीन सीक्वेंस पूछ ले तो AA, BB, DD होता है, ठीक है। और ये हेक्साफ्लॉइड क्रोमोसोम 42 होता है,
ठीक है। और आपका जो एमर एंड मैक्रोनी है, एमर एंड टिटिकम ड्यूरम है और टिटिकम आपका जो है डाइकोकम है। ठीक, ये टिटिकम एस्टिवम की बात हो रही है, ये टिटिकम एस्टिवम और टिटिकम कॉमन ब्रेड व्हीट और आपका इंडियन ड्वार्फ व्हीट, जिसका क्रोमोसोम कितना होता है 42। ठीक है, 42 हेक्साफ्लोइड ही आपका भी टिटिकम एस्टिवम। ड्यूरम व्हीट और टिटिकम डाइकोकम एमर व्हीट की बात करें तो नेचर में कैसे होते हैं, टेट्राप्लॉइड होते हैं। इनका जो जीनोम सीक्वेंस होता है वो AABB होता है, AABB। कभी कभार आपसे पूछ लेता है, कभी कभार ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर देखो कुछ गेहूं आपके दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सामान्य ब्रेड गेहूं या मैक्सिकन बोना गेहूं, कॉमन ब्रेड व्हीट और मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट, जो कि आपका मैक्सिको अमेरिका से लाया गया था, है ना। कहां से लाया गया था बच्चों, मैक्सिको अमेरिका से लाया गया था, जिसकी गुणसूत्र संख्या टिटिकम, सॉरी ये इसका बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या होता है, टिटिकम एस्टिवम। गुणसूत्र संख्या 2 and 42 होता है, जो कि हेक्साफ्लोइड होता है नेचर में। और यहां पर जीनोम सीक्वेंस AABBDD, कभी कभार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। यह अधिकतर भारत में उगाया जाता है। इसे मैक्सिको से डॉक्टर नॉर्मन अर्लेस्ट बोरलॉग या एनी बोरलॉग द्वारा, जो कि आपके विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, प्रस्तुत किया गया और भारत में हरित क्रांति के लिए भी जिम्मेदार है। इसे ब्रेड गेहूं भी कहा जाता है। चपाती और बेकरी के लिए सबसे उपयुक्त इसकी खेती पूरे भारत में की जाती है। जो नॉर्मली या कॉमनली जो उगाया जाने वाला गेहूं है हमारे भारत में, वो है बच्चों आपका टिटिकम एस्टिवम। मैक्रोनी गेहूं या ड्यूरम व्हीट, मैक्रोनी या ड्यूरम, टिटिकम ड्यूरम, कौन सा बच्चों नेक्स्ट गेहूं कौन सा है, टिटिकम ड्यूरम, है ना। एक गुणसूत्र संख्या कितना होता है 2 and 28 होता है। टेट्राफ्लोइड है नेचर में, कैसा है बच्चों, टेट्राफ्लोइड होता है। कैसा होता है बच्चों, टेट्राप्लॉइड। इसका जीनोम सीक्वेंस की बात करें तो AABB होता है। इसे मैक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है। यह नूडल्स, सेवई, सूजी या सिमैया आदि तैयार करने के लिए जो है उपयुक्त है। नेक्स्ट बात करें बच्चों एमर गेहूं की, टिटिकम डाइकोकम, टिटिकम डाइकोकम गुणसूत्र संख्या 2 and 28 या 28 होती है। ये भी आपका टेट्राप्लॉइड होता है। AABB इसका जीनोम सीक्वेंस है। शीतकालीन या बसंत गेहूं कहा जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजन उपमा बनाने के लिए उपयुक्त है। उपम बनाने के लिए एमर। लघु या शॉर्ट या इंडियन ड्वार्फ व्हीट, इसे जो है भारतीय बोना गेहूं भी कहा जाता है। टिटिकम स्फेरोकोकम, गुणसूत्र संख्या इसका 14 होता है, द्विगुणित होता है। AA इसका जीनोम सीक्वेंस होता है। आमतौर पर भारतीय बोना गेहूं के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक रूप से कम उत्पादकता के कारण इसकी खेती बंद हो चुकी है, नॉर्मली जंगली के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज रेशियो फॉर सीरियल्स। सीरियल क्रॉप के लिए रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज क्या है। अनाज की फसलों के लिए अनुशंसित उर्वरक खुराक अनुपात क्या है, 4:2:1, 1:2:1, 1:3:1 या 3:2:1। बताइए यहां पर सही उत्तर क्या होगा। सीरियल्स क्रॉप के लिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि भैया रेशियो, फर्टिलाइजर रेशियो क्या रहने वाला है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, A, B, C या फिर D। क्या होगा भाई सही उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। बताइए भाई सही उत्तर क्या होगा। सीरियल क्रॉप के लिए क्या रेशियो रखना चाहिए, बताइए जल्दी से, A, B, C या फिर D। जल्दी से आंसर कीजिए। तो सीरियल क्रॉप के लिए रेशियो की बात करें बच्चों तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन A, 4:2:1। 4:2:1 हमारी जो है सीरियल क्रॉप के लिए NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रेशियो हम रखते हैं। NPK रेशियो यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर सीरियल के लिए बात करें तो 4:2:1 NPK रेशियो, NPK रेशियो यहाँ पर हमसे पूछा गया है, NPK रेशियो। ठीक है, पल्सेस क्रॉप की बात करें तो 1:2:1 या 1:3:1। यहाँ पर हम जो है 1:2:1 या 1:2, 3:1 रख सकते हैं। ऑयल सीड क्रॉप की बात करें तो 3:2:1 रखते हैं। फोडर क्रॉप की बात करें तो 2:1:4 रखते हैं। क्या बच्चों, NPK
रेशियो या नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रेशियो। अगला क्वेश्चन, द मिनिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन 3 डिग्री सी, 4 डिग्री सी, 5 या 10 डिग्री सी। चावल की खेती के लिए न्यूनतम तापमान कितना चाहिए? 3 डिग्री सेल्सियस, 4, 5 या आपका 10 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर फॉर राइस कल्टीवेशन, है ना। राइस और आइजा सेटाइवा विश्व में सबसे ज्यादा उगता है। विश्व में सबसे ज्यादा तो गेहूं खाया जाता है। सॉरी बच्चों, बताइए भाई कितने डिग्री सी टेम्परेचर जो है आपका उपयुक्त होता है, मिनिमम होता है धान के लिए? लिख दो आंसर कमेंट में। तो भाई आंसर की बात करें तो यहां पर है 10 डिग्री सी। 10 डिग्री सी मिनिमम है राइस के लिए। एक्चुअल में एक ऐसी आपकी सब ट्रॉपिकल क्रॉप या ट्रॉपिकल क्रॉप है, गर्म ऋतु की फसल है, इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सी। यदि आप खरीफ में बात करें या आपका गेहूं की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सी हो सकता है, लेकिन राइस के लिए तो 10 डिग्री सी, ऑप्शन डी राइट है। तो यहां पर बात करते हैं मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर की। तो डिफरेंट क्रॉप के लिए मिनिमम टेम्परेचर, आपका जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर और आपका हाईएस्ट या मैक्सिमम टेम्परेचर। तो धान के लिए 10 डिग्री सी न्यूनतम तापमान चाहिए होता है, 32 डिग्री सी ऑप्टिमम और 36 से 38 मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। व्हीट या गेहूं की बात करें तो मिनिमम 4.5 4.5 मिनिमम, 20 डिग्री सी इष्टतम और 30 से 32 डिग्री सी मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। मक्का की बात करें मेज की तो 8 से 10 डिग्री सी न्यूनतम, इष्टतम की बात करें तो 20 डिग्री सी और 40 से 43 डिग्री अधिकतम टेम्परेचर चाहिए होता है। सोरगम या ज्वार की बात करें तो 12 से 13 डिग्री सी न्यूनतम, 25 डिग्री सी इष्टतम और अधिकतम 40 डिग्री सी टेम्परेचर चाहिए होता है। और तंबाकू या टोबैको की बात करें तो 12 से 14 डिग्री सी न्यूनतम, 29 डिग्री सी इष्टतम और 35 डिग्री सी हाईएस्ट या मैक्सिमम टेम्परेचर या अधिकतम तापमान चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा भैया। डेज रिक्वायर्ड फॉर राइस सीडलिंग टू बी ट्रांसप्लांटेड अंडर डेपोक नर्सरी एज 6 to 8 डे आफ्टर सोइंग, 12 to 14 डे आफ्टर सोइंग या 19 to 22 डे आफ्टर सोइंग या 20 to 25 डे आफ्टर सोइंग। डेपोक नर्सरी में चावल के पौधों को रोपने में लगने वाले दिन कितने हैं? 6 से 8 दिन में तैयार हो जाती है बुआई के, 12 से 14 दिन में बुआई के तैयार हो जाती है रोपाई के लिए, या 19 से 22 दिन में या 20 से 25 दिन में बुआई के बाद। तो बच्चों नॉर्मली हमने पढ़ा है कि भाई डेपोक विधि यदि आप अपना रहे हो तो 12 से 14 बुआई के 12 से 14 दिन बाद, डे आफ्टर सोइंग का मतलब होता है दिन बाद, है ना। तो 12 से 14 दिन बाद आपकी डेपोक विधि से जो है हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है रोपाई के लिए, है ना। और एक चीज बता दो, डेपोक विधि से बीज दर कितनी चाहिए होती है? तो बच्चों आपकी 1.5 से 1.5 से 3 kg या फिर कहें आपका 2 से 3 kg पर मीटर स्क्वायर या 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना। नॉर्मली नर्सरी एरिया कितना 25 से 30 मीटर स्क्वायर चाहिए होता है। और हेक्टेयर की बात करें तो यदि 25 से 30 पर मीटर आपका 2 से 3 जा रहा है तो 25 से 30 मीटर आपका अभी तो जाएगा ना सीड। तो यहां पर 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपकी डेपोक विधि से आपकी कभी कभार जो बीज दर है वो प्रति हेक्टेयर में पूछ ली जाती है, तो इसमें आपको 75 से 80 याद रखना है। और यदि आपसे कहे कि भैया नॉर्मल बीज दर मीटर स्क्वायर में पूछे 2 to 3 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और आपसे यदि पूछे कि भैया किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है तो उसमें आपको बताना 75 से 80। क्लियर है ना। तो भाई ऑप्शन बी राइट हो जाता है। डेपोक विधि में हम बुआई के 12 से 14 दिन बाद बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं। एसआरआई विधि में बुआई के 10 से 12 दिन बाद रोपाई करते हैं। खरीफ सीजन में बुआई के 21 से 25 दिन बाद, रबी सीजन में बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम रोपाई करते हैं, और शुष्क भूमि क्षेत्र में बुआई के 30 से 35 दिन बाद हम क्या करते हैं, रोपाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन लाइसिन, लाइसिन में कौन सी जो है भरपूर होती है? प्रोटीना, शक्ति, रत्ना या ऑल ऑफ द अबव? निम्नलिखित में से कौन लाइसिन से भरपूर है? प्रोटीना, शक्ति, रत्ना या उपरोक्त सभी? तो बच्चों मक्का में लाइसिन से भरपूर जीन कौन सा है? ओपैक 2, है ना? हम पढ़ाए हैं आपको ओपैक 2 जीन जो होता है ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से क्या होता है? भरपूर होता है ना? लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से क्या होता है बच्चों? भरपूर होता है। आज एक्चुअल में जुकाम है ना, तो मैं अपने आप को पानी पिला के मैनेज कर रहा हूं, है ना? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? आप लोग लिख दो कमेंट में। तो बच्चों यहां सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रोटीना, रत्ना और शक्ति। ये तीनों ही वैरायटी ओपैक 2 जीन का प्रयोग करके बनी हुई है, ठीक है, जो कि आपकी लाइसिन से क्या होती हैं? भरपूर होती हैं। किससे भरपूर होती है बच्चों? लाइसिन से भरपूर होती है। और बाकी जो वैरायटी है उनमें लाइसिन की क्या पाई जाती है? कमी। लेकिन जिसमें ओपैक 2 जीन का प्रयोग होगा वो लाइसिन से क्या होती है? भरपूर होती है। तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट खरीफ सीजन क्रॉप, द इन्फ्लोरेंसेस ऑफ राइस इज कॉल्ड। चावल खरीफ मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है, चावल के पुष्प गुच्छ को क्या कहते हैं? फ्लावर टाइप क्या होता है भैया राइस का? तो भैया स्पाइकलेट, रिसेम, एरो या पैनिकल? स्पाइकलेट, रिसेम या एरो या पैनिकल? तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है भाई बताओ जल्दी से। आपका राइस का पुष्प क्रम प्रकार या फिर कहे इन्फ्लोरेंस टाइप क्या होता है? तो बच्चों राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाता है बच्चों पैनिकल। धान का जो पुष्प क्रम प्रकार होता है वो होता है बच्चों पैनिकल। ऑप्शन डी सही हो जाता है। आगे बात करें पुष्प क्रम की, तो बच्चों ईयर होता है किसका? आपका पल्म मिलेट या बाजरा का। रिसेम होता है ग्राउंडनट मूंगफली, मस्टर्ड सरसों का, कैस्टर अरंडी, सनहेम सनई टोबैको तंबाकू का। एक्चुअली रिसेम की बात करें तो ये पल्सेस का होता है, ब्लैक बेसिकली आपका ब्लैक ग्राम और द चिकपी चना, ग्रीन ग्राम मूंग, पी मटर, पिगन पी अरहर, मोथ बीन मोथा, लेंटिल मसूर, सोयाबीन सोयाबीन का, ठीक है। साइमोज होता है सिसेम, तिल का, लिनसीड का, अलसी, जूट और पोटैटो का। एक्जिलरी होता है बच्चों कॉटन का, कपास का। एरो होता है बच्चों आपका सुगर कैन का, गन्ना का। कैपिटुलम होता है सनफ्लावर, सूरजमुखी या नाइजर का। हेड होता है सोरगम या ज्वार या सनफ्लावर का। पेनिकल होता है राइस, पोर्सो मिलेट का। और आपका स्पाइक होता है बच्चों गेहूं, व्हाइट या वार्ले का। गेहूं और जौ का क्या होता है बच्चों? आपका स्पाइक होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन व्हीट? इसका आंसर तो ना बच्चे बच्चे को पता है, जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है भाई उस सबको पता है कि भाई गेहूं में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? भाई बताओ जल्दी से, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? लेट जॉइंटिंग, क्राउन रूट इनिशिएशन या बूटिंग या मिल्किंग? तो बच्चों सबको पता है कि भाई 21 से 25 दिन में आती है, 21 से 25 दिन में आती है। कौन सी अवस्था है? सीआरआई अवस्था, क्राउन रूट इनिशिएशन या मुकुट मूल आरंभन या शीश जड़ फुटान। शीश जड़ फुटान। यहां पर जो आपकी सेमिनल रूट्स होती हैं वो लगभग गायब हो जाती है और इसमें प्रॉप रूट्स आ जाती हैं, जो कि आपका क्या करती है, इसे मतलब एक सेमिनल रूट्स नॉर्मली पोषण देने के लिए होती हैं, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, क्राउन रूट इनिशिएशन। पहली सिंचाई कब करें? 20 से 25 दिन बाद। क्राउन रूट दीक्षा सीआरआई अवस्था सबसे महत्वपूर्ण चरण है। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन में कल्ले फूटने की अवस्था में। तीसरी सिंचाई 65 से 75 डे आफ्टर सोइंग, देर से जुड़ने की अवस्था, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। एंड चौथी सिंचाई 90 से 95 डे आफ्टर सोइंग, फूलाने की अवस्था।
पांचवी सिंचाई 100 से 105 डे आफ्टर सोइंग दूध देने की अवस्था या दुग्धावस्था, या छठी सिंचाई 115 से 120 डे आफ्टर सोइंग आटा अवस्था, डॉ अवस्था, या फिर जब आपका जो मिल्की सब्सटेंस है हार्ड हो जाता है उस समय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है द क्रॉप विच हैव लाइफ स्पॉन ऑफ मोर देन 3 इयर्स आर नोन एज एनुअल, बायएनुअल, पेरेनियल या कैच क्रॉप। जिन फसलों का जीवन काल 3 वर्ष से अधिक होता है। जीवन काल क्या होता है भैया? लाइफ साइकिल। आपने कहा ह्यूमन बीइंग, आपका लाइफ साइकिल कितने दिन का है? मिनिमम 60 ईयर, 70। आजकल जो मनुष्य का जीवन चक्र है 60 से 70 साल का है। तुम बिलीव नहीं करोगे, जो प्रेजेंट में है ना। तो जीवन चक्र मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय। यदि पौधा 1 वर्ष के अंदर जीवित रहता, मतलब एक वर्ष के अंदर अपना बीज पैदा करता है और मर जाता है, मतलब वानस्पतिक ग्रोथ भी करता है, बीज पैदा करता है और मर जाता है, उसे एनुअल कहोगे, वार्षिक कहोगे। वह पौधे जो पहले वर्ष तो आपका बीज उत्पादन करते हैं, दूसरे वर्ष इसमें फूल आता है जिसे हम बायएनुअल कहते हैं। पेरेनियल जो 3 वर्षों से ज्यादा जीवित रहते हैं, जैसे आपका गन्ना हो गया, शुगर कैन हो गया, आपके फल वृक्ष हो गए, है ना। कैच क्रॉप की बात करें तो 2 अवधि या फिर कहें 2 मौसम के बीच, या फिर कहें 2 मौसम के बीच छोटे अवधि की फसल को हम कैच क्रॉप कहते हैं, या फिर कहें एक फसल असफल होने के कारण उसकी जगह छोटी अवधि की जो फसल उगाई जाती है उसे कैच क्रॉप कहा जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 12मासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है पैडी क्रॉप कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन अंडर वाटरलॉक्ड कंडीशन बिकॉज पैडी रूट्स डू नॉट रिक्वायर O2. Paddy roots have capacity to absorb atmosphere O2 directly. Needed O2 is supplied from the foliar part of paddy to the roots. Needed O2 is supplied by the microorganisms present in the soil. धान की फसल जल भराव की स्थिति में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है क्योंकि धान की जड़ों को O2 की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड पॉइंट, धान की जड़ों में वायुमंडलीय O2 को सीधे अवशोषित करने की क्षमता होती है। आवश्यक O2 धान के पत्तों से जड़ों तक पहुंचती है। आवश्यक O2 मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदान की जाती है। यहां पर सही उत्तर का आप चयन कीजिए और सही उत्तर का आंसर कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसको जल भराव की स्थिति में क्यों, मतलब एक है वाटर लॉक्ड कंडीशन में अच्छे से क्यों ग्रो हो जाती है? तो भाई यहां पर राइट आंसर की बात करें तो यहां पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। पैडी रूट्स हैव कैपेसिटी टू अब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन O2 डायरेक्टली। धान की जो जड़ें हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन को सीधे अवशोषित करने की क्षमता होती है, मतलब ये कहें ये सीधे ही अवशोषित कर सकती हैं वायुमंडलीय ऑक्सीजन को, है ना। तो यहां पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द टर्म हेलियोट्रोपिज्म। हेलियोट्रोपिज्म को निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेलियोट्रोपिज्म सबसे जुड़ी हुई है? मक्का, ग्राउंडनट, कॉटन, सनफ्लावर, मक्का, मूंगफली, कपास और सूरजमुखी। तो हेलियोट्रोपिज्म को हम पहले बताएंगे भाई। हेलियोट्रोपिज्म का मतलब होता है जहां जहां सूरज मूव करेगा वहां वहां प्रकाश की ओर प्रतिक्रिया दिखाना हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है, या उसकी दिशा की ओर मूव करना क्या कहलाता है? हेलियोट्रोपिज्म कहलाता है। ठीक है, ये किस कारण से होता है? जो आपका एक है सनफ्लावर होता है, इसमें पाया जाता है एपिकल डोमिनेंस, और एपिकल डोमिनेंस के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है वो है बच्चों ऑक्सिजन, और ऑक्सिजन की मात्रा सर्वाधिक होती है इसके ऊपरी पार्ट में। तो जहां जहां सूरज मूव करेगा, जिस दिशा में सूरज जाएगा उस दिशा में ये अपना फूल का मुंह घुमा लेता है, जिस कारण से इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं या प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, द स्टिकीनेस इन राइस इज ड्यू टू हाई अमाइलोपेक्टिन कंटेंट, हाई ओराइजिन कंटेंट, हाई डायरेक्ट डाइएसिटाइल पायरोलाइन या हाई स्टार्च कंटेंट। चावल में चिपचिपाहट के कारण होती है उच्च एमाइलोपेक्टिन सामग्री कारण, उच्च ओराइजिनिन सामग्री कारण, उच्च डाइएसिटाइल पायरोलाइन के कारण है उच्च स्टार्च सामग्री कारण। तो बच्चों यहां पर उच्च एमाइलोपेक्टिन के कारण जो है आपका चिपचिपापन होता है धान में। तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज सॉइल मॉइस्चर इफेक्ट द क्रॉप ग्रोथ। मृदा की नमी फसल की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है?
मृदा की नमी फसल की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए, soil water is involved in various chemical and biological process in the soil. मृदा जल मृदा में विभिन्न रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं में शामिल होता है। बस सही है भैया। soil water has an impact on the soil environment. मृदा जल मृदा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। सॉइल वाटर मॉडरेट द सॉइल टेम्परेचर, मृदा जल मृदा के तापमान को नियंत्रित करता है। भैया ये भी सही है। तो यहां पर उपरोक्त ऑल आर करेक्ट, उपरोक्त सभी सही है, सभी सही। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the practice of growing single crop year after year on the same piece of land is called as multiple cropping, monocropping, multi-storied cropping या sequential cropping। एक ही भूमि पर वर्षों तक एक ही फसल उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? बहुफसली खेती, एकल फसली खेती या बहुमंजिला खेती या कृषि फसल। तो आप समझ चुके हो कि भैया साल दर साल एक ही फसल उगा रहे हो, बार बार एक ही फसल उगा रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? मोनोक्रॉपिंग, है ना। एकल फसली खेती या मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर एक ही फसल आप उगा रहे हो तो उसे मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। ठीक। बहुफसल, एक साल में आप 2 या 3 फसलें उगा रहे हो तो उसे बहुफसली खेती कहेंगे या मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। मल्टी या आपका स्टोरेज की बात करें या बहुमंजिला फसलों खेती की बात करें तो अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ लगाना। और आपका सीक्वेंशियल की बात करें तो फसलों को इस तरह से उगाना कि क्रमिक रूप से आपकी एक के बाद एक फसल लगाना, मतलब एक कटे उसके तुरंत बाद दूसरी बुआई कर दो, वो आपकी जो है सीक्वेंशियल कहलाती है। एक रिले क्रॉपिंग है कि भैया पहली फसल कटने वाली हो उससे पहले दूसरी फसल लगा दो, उसे रिले क्रॉपिंग या अनुप्रस्थ सस्यन कहते हैं। ठीक। तो इसी के साथ आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है यहां पर। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा विजन एग्री एकेडमी को। आपने अगर ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी, जिसमें अभी आपके नए कोर्सेज चल रहे हैं, नई किताबें आ गई हैं, नई टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाला है, सारा कुछ नया मिलने वाला है। साथ में साथ 1199 में कंप्लीट स्टडी मटेरियल एजीटीए का, जो कि वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में है, एग्रीकल्चर का। हम एक्चुअल में एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराते हैं, कंप्यूटर यूपीजी के नहीं प्रोवाइड कराते हैं। तो एग्रीकल्चर जिसका एमआरपी 1599 है लेकिन ये मिलने वाला है 1199 में। साथ ही साथ आपको जो है 10,000 प्रश्नों का संग्रह, संपूर्ण कृषि विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक किताब भी हमारी आ चुकी है, इसको आप ले सकते हैं। और कंप्लीट एग्रीकल्चर प्राइम टेस्ट सीरीज जो कि सारे एग्जाम में काम आने वाली है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में आपका कल शाम को 8 बजे। थैंक यू।